हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑप्टिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं तो थोड़ा पीछे छूटे हुए चीजों को जो बढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। पर पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो लाइट के बारे में पढ़े थे, ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि आ रहा है, अच्छा, पड़ा, खड़ा, भागा, तीनों चीजें हम लोग पढ़े थे। अभी तक नहीं देखे तो लेक्चर देख सकते हैं आप। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मिरर। और मिरर के बारे में जानेंगे और आज प्लेन मिरर का पूरा डिस्क्रिप्शन सब चीज देखेंगे। और कंपटीशन बेस के लिए प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि प्लेन मिरर से कैसे क्वेश्चन हो सकता है, प्लेन मिरर तो बहुत आसान होता है। तो याद रखें कि प्लेन मिरर से क्वेश्चन होता है और आज आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा ये कैसे बनता है और क्या है प्लेन मिरर, इसके यूज क्या है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिरर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक मिरर नहीं समझिएगा, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा। और मिरर का डेफिनेशन, सारी चीज आज हम लोग याद करते चलेंगे। तो मिरर का मतलब होता है दर्पण। अच्छा, तो दर्पण आप लोग कहां देख चुके हैं? तो दर्पण तो आपके घर में है ना, चेहरा देखते हैं उसमें आप। तो ठीक है, तो दर्पण तो है। तो बहुत सारे दर्पण, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के हैं, अच्छा, दर्पण कहते किसे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो हम आपको एक बात समझा देते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। एक बार में डेफिनेशन याद होते चलेगा आपको। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी पारदर्शी, अच्छा, किसी पारदर्शी कांच के सतह, अच्छा, किसी पारदर्शी कांच के टुकड़े कह सकते हैं, सतह कह सकते हैं। तो किसी पारदर्शी कांच के सतह या टुकड़े को एक तरफ से रंजित कर दिया जाता है। अच्छा, रंजित का मतलब रंग दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, कोई एक ही बोलना। तो इसका मतलब किसी पारदर्शी, अच्छा, पारदर्शी का मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो। तो किसी पारदर्शी कांच के टुकड़े को एक तरफ से रंजित कर दूसरे तरफ से परावर्तन कराई जाती है। अच्छा, तो एक तरफ से रंग दिया गया है, सिल्वर्ड कलर किया, सिल्वरिंग किया गया है, और दूसरे तरफ से परावर्तन कराई जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण का एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं, वह सतह जिससे अधिकतम प्रकाश टकराकर लौट जाती है। अच्छा, वैसा सतह जिससे अधिकतम प्रकाश टकराकर लौट जाती है उसे भी दर्पण हम कहते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो रेगुलर सरफेस, बहुत सारा ये सब चीजें 10th में आप लोग जनरली देखे हैं, लेकिन दर्पण के बारे में हम थोड़ी सी बातें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दर्पण तो किसे कहते हैं समझ के, तो किसी कांच, पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसके एक तरफ से रंजित कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, सिल्वर्ड किया जाए और दूसरे तरफ से परावर्तन कराया जाए, उसे दर्पण कहते हैं। तो जैसे ही दर्पण के बारे में समझ गए, तो अब देखते हैं कि दर्पण के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। तो जनरली हम लोग 2 टाइप्स के दर्पण पढ़ेंगे, लेकिन कुछ परवलीय दर्पण भी आता है जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे। हम 2 टाइप्स के दर्पण का डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से? तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल, तो प्लेन मिरर कौन सा है? तो प्लेन मिरर का मतलब होता है जो चिकना, जो हमारे घर में है चिकना सा दर्पण, उसको कहते हैं प्लेन मिरर। और एक और होता है स्फेरिकल, मतलब जो गोला, हल्का कर्व टाइप का लगता है, वो स्फेरिकल मिरर है। तो मिरर कितने हो गए? 2 मिरर हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर तो प्लेन मिरर के टाइप नहीं होते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हैं यहाँ। तो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2। एक को कहते हैं कनकेव मिरर और दूसरे को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अब इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हम लोग के पास आता है कि अब इस तीनों का डेफिनेशन क्या है। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, कनकेव किसे कहते हैं, कन्वेक्स किसे कहते हैं। तो हम एक डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। इस डेफिनेशन को कहते हैं मास्टरपीस डेफिनेशन। ऐसा डेफिनेशन जिस किसी भी मिरर को आपको बताना है, तो इस डेफिनेशन के सिर्फ डैश में आप भर दें और वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे फिजिक्स के टर्म्स हैं जिसमें मास्टरपीस डेफिनेशन आता है, और हम बताते भी रहते हैं बच्चों को कि हाँ ये मास्टरपीस डेफिनेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते। एक लिमिट है ना, इसका ब्रेन का लिमिट है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा कम डालते हैं और कुछ चीजें को ट्रिकली याद करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं और कौन सा दर्पण है। तो जानते हैं क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या है हम लोग का? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, अच्छा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह डैश डैश होती है उसे डैश डैश दर्पण कहते हैं। बस एक ही लाइन याद रखना है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका प्लेन हो उसे प्लेन, स्फेरिकल हो स्फेरिकल, और
इनवर्ड हो और आउटवर्ड हो, तो इनवर्ड हो तो कनकेव, आउटवर्ड हो तो इंग्लिश वाले के लिए तो बिल्कुल आसान है, इतना ही से याद होगा। हिंदी वाले के लिए देख लीजिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह डैश डैश होती है उसे डैश डैश दर्पण कहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल में एक दो दर्पण आपको समझा, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण का मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ अंदर की तरफ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण तो कंप्लीट हो गया, पूरा डेफिनेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब आज हम लोग समझेंगे अब प्लेन मिरर। और याद रखिएगा प्लेन मिरर बिल्कुल आज याद कर जाना है। प्लेन मिरर में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लेन मिरर कंप्लीटेड। तो देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मार्क उठा रहे हैं तो इसे हटा देते हैं और प्लेन मिरर रहने देते हैं। तो आज हम लोग जनरली एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आप सोचिएगा कि सर प्लेन मिरर तो बहुत छोटा सा टर्म आने वाला है जो हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। अच्छा, जो समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप देखिएगा इंटरेस्टिंग कितना है प्लेन मिरर। तो देखते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर। तो क्या है प्लेन मिरर? तो पहले एक प्लेन मिरर बना देते हैं। तो ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि हम लोग चेहरा तो ऐसे ही देखते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही बना देते हैं प्लेन मिरर। तो एक सतह हुआ कांच का पारदर्शी सतह। अच्छा, इसके पीछे जो है ना पेंट कर दिए, एम है, एम डैश है। अच्छा, इसका लेंथ हो गया पूरा एम से एम डैश तक। अब एक हम क्या ले लिए? तो प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब आप कहिएगा प्रिंसिपल एक्सिस इतना तो आप 10th में समझते हैं, इसके लिए हमको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग को जब गोली समझाने लेंगे तो इतना तक तो हम ले लिए। अब क्या करते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट, इस टॉपिक का नेम क्या है जान लीजिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो यही टॉपिक है। अब इस टॉपिक का वजूद ज्यादा 10th में नहीं, इसके प्रॉपर्टीज का वजूद है, तो इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं, टॉपिक नहीं दिए हैं कि हाँ आप ये समझिए कि हाँ इसका टॉपिक ये है, ऐसा चीज होता है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे बनता है, इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो हम एक यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो बाबू जब हम ऑब्जेक्ट रख दिए तो इस ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। तो जैसे ही क्या होता है ना कि बी से एक रे निकलता है, जाके टकराता है। तो अब ध्यान से देखना, जाके डायरेक्ट टकराता है तो क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। अच्छा, बाउंस बैक हो जाएगा, क्यों? तो जितना से गिरेगा उतना ही से ना रिटर्न होगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण और जानते हैं 90 डिग्री पर रहता है तो उसी पर लौट जाता है। तो ठीक है, 90 डिग्री पर गया, रिटर्न हो गया। दूसरा एक और, कोनाई, तो ध्यान दो, अगर इसको बाबू आगे तक हम बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं मिलने से रहा नहीं बनेगा, कहीं कटेगा ही नहीं। जब तक दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक तो इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तो एक डॉटेड लाइन पीछे ले गए, मतलब काल्पनिक, ध्यान देना काल्पनिक, ठीक है। तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश। अब आप कहिएगा सर प्रतिबिंब के बारे में आप नहीं समझाए, तो हम समझा देंगे प्रतिबिंब के बारे में, आप देखते रहिए इसको बनाने के बाद। लेकिन हम प्रतिबिंब के बारे में पूरा लिख कर नहीं समझाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पढ़ना था 10th में, ठीक है। यहाँ वो सब चीजें जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग के पास नेट पर हम लोग देख रहे हैं, डाटा खर्च हो रहा है फालतू की चीजों में, और इतना बेसिक चीजें हैं जिसको हम कह के खत्म कर सकते हैं। तो पूरा लिख लिख कर उस पर टाइम पास करने से और उसको हल्का बनाने से क्या फायदा है, ठीक है। ध्यान देते हैं जो जरूरत है। तो ए बी हो गया और यहां ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है, ए डैश बी डैश हो गया। तो पूरा का पूरा
अब ध्यान देते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। अभी तो बन गया, फोटो बन गया, यहां ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। तो अगर मन है तो आप नोटबुक रखो और लिख लो। तो क्या है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वस्तु की दूरी, अच्छा दर्पण से। अब प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा दर्पण से। साइन कन्वेंशन में याद होगा आप लोग, साइन कन्वेंशन एक चीजें हैं जिसमें कहा जाता है कि पी से ही सब दूरी को मापते हैं। तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब से और उसकी दूरी, इसका मतलब हो गया कि सीधा बात अगर कहा जाए तो पहला प्रॉपर्टीज है ए पी इक्वल टू ए डैश पी। पहला प्रॉपर्टीज है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। एक बात ही और ध्यान रखिएगा, वस्तु हमेशा वस्तु तो सामने ही होता है, आदमी तो सामने ही न रहेगा दर्पण के, कि दर्पण के पीछे जाके बैठ जाएगा, नहीं, दर्पण के आगे रहेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा हमेशा बराबर होती है। मतलब जितना ऊंचा वस्तु होगा उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तीसरा, तो ध्यान से सुनना, तीसरा क्या होगा। तो जैसे ये दो हो गया, अब तो जब सीधा बनता है ना, तो सीधा बनता है, जब सीधा बनता है तो उसको काल्पनिक कहते हैं। तो इसका मतलब कि समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त की जाती है। अच्छा, तो समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त किया, तीसरा हो गया, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त की जाती है, तो काल्पनिक प्राप्त की जाती है। और एक बात और याद रखना, यहां पर अभी आएगा, सामने आएगा, उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट को लिख लेना जरूर, क्योंकि जब हम लोग आगे देखेंगे तो आवर्धन जब प्रूफ करेंगे तो वहां पर भी हम प्रूफ करेंगे, याद रखना। लेकिन 1 मार्क्स में पूछा जाता है इसलिए बोल दे रहे हैं आपको। तो क्या पूछा कहा जाता है, आवर्धन। अच्छा आवर्धन, अच्छा हम क्यों आप कह रहे हैं कि 10th में, आप तो पढ़े हैं 10th में ना, तो हम थोड़ा सा बता देते, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी देख लेते हैं ना थोड़ा। तो m इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाई h। तो h डैश बाई h होता है, इसको कहते हैं कि आप प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण का हमेशा एक होता है। तो समतल दर्पण का एक क्यों होता है, तो आवर्धन एक होता है, क्यों, क्योंकि तो कट जाएगा ना, जितना वो है उतना ही है, तो कट जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ चीजें आप 3-4 हम प्रॉपर्टीज बोल दिए जिसको आपको समझ लेना चाहिए था। ये समतल दर्पण से बनने का गुण है कि हाँ वस्तु, अब आप देखता चेहरा, अब जितना आप दूर हैं, आईने से जितना दूर हैं उतना ही दूर आपका फोटो पीछे दिखता है, जितना बड़ा आप हैं उतना ही बड़ा दिखता है। तो ये सारी चीजें प्लेन मिरर्स के लिए हैं और एक प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो उसको हम आपको समझाए हैं, ठीक है। अब जो चीजें हैं हम लोगों का नेक्स्ट, उसको हम पूरा लिखकर आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो लिख लीजिएगा हेडिंग, समतल दर्पण से इन प्रतिबिंबों का बनना, या समझ लीजिएगा समतल दर्पण से इन प्रतिबिंबों का बनना, इमेज एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखते हैं समतल दर्पण से इन प्रतिबिंबों का बनना क्या है, समझ में बिल्कुल आने वाला है। समझो थोड़ा समतल दर्पण से इन प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले हम आपको समझा देते हैं। कभी आप सैलून में गए हैं, तो सैलून में जब आप जाते हैं तो देखते होंगे कि जब आप सैलून में बैठते हैं शीशे के सामने, तो आपका एक बाल जो है ना दिखाई नहीं देता है आपको। तो पीछे वाले आईने से आप देखते हैं तो इसी आईने पर 3-4 फोटो के बाद आपको दिखाई देता है, और सैलून बहुत बड़ा दिखता है, दोनों तरफ उसके शीशा लगा रहता है, सैलून बहुत बड़ा दिखता है। तो इसका मतलब है कि आपका एक जो चेहरा है उसका एन इमेज बन रहा है। तो कितना इमेज बनता है, नंबर ऑफ इमेज कैसे हम ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के क्या फॉर्मूला हो सकता है, इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और हेडिंग तो खुद दे दिए होंगे आप लोग, समतल दर्पण से इन प्रतिबिंबों का बनना। तो हम ध्यान देते हैं, तो अगर अब आप देख रहे होंगे तो 2 मिरर हैं।
एक दूसरे से किसी खास कोण थीटा पर झुके हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो दो समतल दर्पण जब एक दूसरे से किसी खास कोण पर झुके होते हैं, किसी निश्चित कुछ खास कोण पर झुके होते हैं, तो उनके मध्य रखे वस्तु से n प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब कुछ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कितने होते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो ये सब थ्योरी से आप जरूरत है क्या? थ्योरी नहीं, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तभी भी कंपटीशन में आता है। तो ध्यान से देखेगा और समझने का चीजें हैं। तो इसीलिए इसको देखिएगा कि n प्रतिबिंब जो बनता है, तो n प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो जब हम थीटा कोण पर दो गो मिरर को झुका देते हैं, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसका n इमेज बनता है। तो कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यों वही फॉर्मूला होगा, इस सारी चीजों को देखेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखें। नहीं, ऐसे नहीं बनाते, कुत्ता बना देते हैं। दिख रहा है ना? तो अब इसका तो आप कहेगा सर एग्जाम्पल तो हमको दिए और बना दिए, ये नहीं ऐसे ही बना दिए, ठीक है। तो एन इमेज कैसे बनेगा इसका? तो ये समझेगा क्या कि फिजिक्स का कौन सा लॉ काम कर रहा है? नहीं, हम लोग समझेंगे ना, इसीलिए बना रहे, ठीक है। तो एन इमेज बनने का तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, अच्छा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ इमेज को n कह रहे हैं, तो n इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। इफ 360 बाई थीटा इज ऑड number, if 360 by theta is odd number, अगर कटने के बाद थीटा रखने के बाद कोई ऑड नंबर आता है, 1, 3, 5, 7 ऐसा आता है, तो इसका मतलब है थीटा बाई 360 करने के बाद ऑड नंबर अगर आता है तो इतना ही हो जाएगा, n इक्वल टू वही फॉर्मूला हो जाएगा। बट तो आप कहेगा सर ऑड नंबर तो हर समय आएगा, कुछ इवन हो जाए तो n इक्वल टू 360 by theta minus 1 if 360 by theta is even number। तो ध्यान देना क्या हो रहा है। तो अगर ऑड नंबर हुआ तो 360 by थीटा इज ऑड नंबर रहा तो इतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर 360 by थीटा कटने के बाद अगर इवन नंबर हो गया तो एक घट जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि जब हम लोग आईना के सामने होते हैं तो आईना ऐसे, हम ऐसे, तो दोनों के बीच में 180। अच्छा, तो इसका मतलब थीटा 360 180, तो बनने वाला कितना? तो इमेज तो 2 लेकिन बनता कितना? 1। तो ये बातें तो समझ रहे होंगे आप लोग, एक कॉमन सा चीजें हैं। तो उसी फॉर्मूला के बेस पर हम क्या कहेंगे, तो हम एक क्वेश्चन आपको कहते हैं, हम बनाते हैं एक क्वेश्चन को। तो इफ थीटा इज 60 डिग्री, इफ थीटा इज 60 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो क्या हो जाएगा? तो जैसे ही थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो हम फॉर्मूला रखेंगे। तो क्या है यहाँ पर थीटा की जगह पर, तो n बराबर तो 360 बाई थीटा, पहले इसको रख लेंगे ना। तो जैसे ही आएगा तो थीटा रखेंगे यहाँ पर 60, तो 60 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया ना। तो अब देखेंगे 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अच्छा, तो 6 तो इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर वाला में क्या है, तो 360 बाई थीटा माइनस 1। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया -1। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ इमेज विल गेट फॉर्म 5। 5 इमेज बनेगा। अगर आपसे कोई कहे बात 90 डिग्री रखेंगे, कितना भी डिग्री रखेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं, उसमें कोई अब दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। कोई अगर कहे आपसे कि सर लेट्स टेक अगर फ्रैक्शन में आ जाए
डेसिमल में आने लगे तो क्या करेंगे, दशमलव में आएगा तो क्या करेंगे। तो आप राउंड ऑफ जानते हो ना, तो राउंड ऑफ कर लेना और तब देख लेना कि ऑड है या इवन है, और तब उसको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। तो इतना तक तो आप आराम से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इतना कंप्लीट हो गया, समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, तो यूज क्या है प्लेन मिरर का, तो बहुत आसान होने वाला है इसका यूज। यूज आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप इसके यूज को भी देखिएगा तो बहुत कम समझते होंगे आप इसके यूज को, क्योंकि जनरली आप लोग सोचते होंगे कि प्लेन मिरर का बहुत कम यूज है, लेकिन हम आपको बता दें इसका बहुत वाइड रेंज में यूज होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अपने घर में जो हम लोग बैठकर सेविंग करते हैं तो सेविंग मिरर के भी रूप में इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हजामती दर्पण या आप कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है इस दर्पण का नहीं। तो बहुत सारे क्लू आएंगे, हम उसको आपको समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सारे चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यूज क्या क्या है प्लेन मिरर का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला यूज इसका है तो समतल दर्पण का उपयोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है, घरेलू उपयोग है। तो घरेलू उपयोग क्या है, तो अभी आप अगर बैठे होंगे ऐसे, तो आप लोग बैठे होंगे तो नहाए कहाँ होंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे स्नान भी करना आप लोग को 2 दिन 3 दिन हो जाता है। कोई बात नहीं, करिए, कभी कभी कर लिया कीजिए, ठीक है, अच्छा रहता है सेहत के। तो क्या है, तो जब भी आप आईना देखते हैं तो बैठे हुए हैं अगर, तो बैठे हुए हैं तो क्या करते हैं कि बाल संवारने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो प्लेन मिरर का आप लोग यूज करते हैं, ये तो कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा चीजें ध्यान से सुनिएगा, तो दूसरा चीजें हैं क्या, तो पहला जो उपयोग है इसका, तो पहला उपयोग है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। दूसरा उपयोग जो है वो इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है, पेरिस्कोप। कहेगा सर पेरिस्कोप क्या है, हम आपको समझा देते हैं। तो पेरिस्कोप थोड़ा पेरी में छोटा आई गया है, तो पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप का मतलब है कि दूरस्थ पिंड को नजदीक लाकर दिखाता है। तो ऐसे आपको हम समझा देते हैं, बेकार की इतनी बातें क्यों कहें। वर्ल्ड वॉर 1 में इसका यूज हुआ था, इसको आर्मी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। और क्या है, तो आर्मी एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, तो जैसे ही कुछ दूर के चीजों को नजदीक दिखा देते हैं, दूसरे रूम के चीजों को आप पहले रूम में देख सकते हैं। कैसे बनता है, तो आप इस फोटो को देखकर समझ रहे होंगे कि पेरिस्कोप कैसा होता है। तो देखिए पेरिस्कोप में क्या होता है कि दूसरे उस जगह पर वस्तु रखा हुआ है और उसको क्या किया कि उससे टकराया, इससे टकराया, फिर आकर दिखा दिया हमको। तो इसका मतलब कि पेरिस्कोप यही है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी दूसरे चीज को दिखाने के लिए, हम लोग के पास दिखाने के लिए। और उसके बाद तो 2 एप्लीकेशन आपको बता दें। तीसरा एप्लीकेशन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है, थर्ड एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं षष्टक। समतल दर्पण का उपयोग षष्टक में, और अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग तो सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या है, तो ये किसी कोण को मापता है। तो कोण को कैसे मापता है यार, कोण को कैसे, तो जब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो 9.1 पढ़े होंगे, तो वहां हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे। आप पढ़ते होंगे क्या कि किसी भी एंगल को, कोई बच्चा खड़ा है एक बिल्डिंग को दिख रहा है तो इतना एंगल दिखाई दे रहा है, तो सर से पूछे सर एंगल दिखाई दे रहा है, माप कैसे रहा है वो बच्चा। चाहे इस सारे चीजों को जब सॉल्यूशन आप खोजते हैं कि हाँ कोई भी चीजें हम देखते हैं उसको कैसे माप सकते हैं कि एंगल कितना है, इसका एंगल माप सकते हैं। लोग कहते हैं कि एंगल अगर बता देंगे तो हम बता देंगे कितना दूरी पर है। तो जैसे ही एंगल मापने की बात आती है तो ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको सेक्सटेंट बोलते हैं, किसी भी चीज का एंगल मापता है, एंगल मेजर करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए, तो सबसे पहला था पेरिस्कोप, दूसरा क्या है तो सेक्सटेंट, और तीसरा तो एक और पहले डोमेस्टिक एप्लीकेशन वाला देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो बैक कैमरा के लिए कभी कभी रोड पर लगाया जाता है जिससे गाड़ी बैक करने में सुविधा होता है। तो बहुत सारे उपयोग है। एक और चीज याद रखिएगा, ज्वेलरी के लिए भी इसका प्रयोग किया, ज्वेलरी में भी पहले, आजकल तो बहुत कम हो चुका है। जैसे आप देखते होंगे एक आता था लहठी टाइप से, उसमें लगता था ऊपर प्लेन मिरर। उसके बाद भी साड़ी उड़ी में भी छोटा छोटा सीप करके आता था, उसको प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता था। तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता था पहले, आजकल इसका एप्लीकेशन कम हो चुका है। आजकल इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अब ज्वेलरी के शॉप्स में इसको लगाया जाता है, छोटा छोटा जो अच्छा से चमके, ठीक है। टॉर्च में भी आगे का जो रहता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए। इस आपको 2-3 लिखना है, तो 2-3 अगर एप्लीकेशन लिखना हो तो पेरिस्कोप लिखना, सेक्सटेंट लिखना, डोमेस्टिक एप्लीकेशन लिखना, बस हो गया 3 एप्लीकेशन।
तो इतना तक याद रखिएगा। और अब हम मिलते हैं तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, जो आप लोगों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप लोग याद कर जाएं तो फायदा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड से फिजिक्स गुरु। मेरे कॉल करने से आप परेशान हो जाते हो ना, मेरे बार बार किए हुए सवालों से आप परेशान हो जाते हो ना। मुझे बस आपकी फिक्र है, इसलिए कॉल करती हूँ और सवाल करती हूँ, वरना इस मतलबी दुनिया में